हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स रिलीजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से की थी, जिसके 9 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं। ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर एंड किंगडम। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है नए साम्राज्य और राज्य। इसमें हमें 16 टॉपिक्स कवर करने हैं इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी किसी पर्टिकुलर फिगर, किसी पर्टिकुलर इमेजेस से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्कूल प्ले के सिनेरियो से, जहां पर जिस स्कूल प्ले में एक बच्चे को परफॉर्म करना होता है, मतलब एक राजा का रोल प्ले करना होता है। ठीक है, तो उस बच्चे का नाम रहता है अरविंद। अरविंद हैज बीन चोजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। ठीक है, उसका सिलेक्शन हुआ था, मतलब उसको चुना गया था राजा का रोल प्ले करने के लिए स्कूल प्ले में। He had expected to march solemnly in splendid robes to twirl his moustaches and wield the silver paper-wrapped sword with gusto। तो उसको मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि मेरा सिलेक्शन राजा के जैसा हुआ है, मतलब कि मुझे राजा बनना है अब। ठीक है, ये जो स्कूल प्ले है, तो वैसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मूंछों को ताव देते हुए और हाथ में मतलब एक अच्छा सा तलवार को, जो कि सिल्वर पेपर रैप्ड जो तलवार था और बहुत ही रुआब से मतलब वो चलेगा। ठीक है, इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीणा एंड रिसाइट पोएट्री। मतलब आप इमेजिन करिए, अंदाजा लगाइए कि वो कितना सरप्राइज हुआ होगा जब उसको बताया गया कि आपको बैठना है और वीणा प्ले करना है। वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो प्ले करना, उसको बताया गया कि वो आपको प्ले करना है। ठीक है, और पोएट्री भी रिसाइट करनी है। तो बहुत चौंका, वो बोला कि म्यूजिशियन किंग, मतलब ऐसा राजा कौन है जो म्यूजिक भी जानता है। ठीक है, हु वाज दैट। तो इस तरह से इस चैप्टर की जो है वो शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। तो प्रशस्ति एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका मतलब होता है तारीफ करना, इन प्रेज ऑफ। यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट में भी हमें पढ़ना है। जिस बच्चे का जिक्र अभी मैंने किया, जिसका नाम था अरविंद, तो उसको जो है समुद्रगुप्त का रोल प्ले करना था, जो कि एक बहुत ही फेमस रूलर था। किस डायनेस्टी का? गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का एक बहुत ही फेमस रूलर, बहुत ही फेमस एक एम्परर था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। उसका रोल प्ले करना था अरविंद को। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि हम लोग जो भी चीजें जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, वो एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन से जानते हैं, जो कि कहाँ पर लिखा गया है? अशोकन पिलर पे लिखा गया है, जो कि इलाहाबाद में है। ओके, और ये कंपोज किया गया है किसके जरिए? ये जो काव्य है ये किसके जरिए कंपोज किया गया है? उसका नाम है हरिशेना। ठीक है, हु वाज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, जो कि एक कवि भी थे और एक मंत्री भी थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में। ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक बहुत ही स्पेशल काइंड है। इसका एक इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड। ये नहीं है, ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है वो थोड़ा सा स्पेशल है, वो क्योंकि इसको प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, इसलिए प्रशस्ति कहते हैं क्योंकि वो एक तो संस्कृत वर्ड है और दूसरा ये कि उसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि तारीफ में। तो वो जो इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन को प्रशस्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस इंस्क्रिप्शन के अंदर में उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो किसी पर्टिकुलर राजा के तारीफ में लिखी गई हैं। ठीक है, उनकी प्रशंसा में लिखी गई हैं। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर मेंशन है 4th पॉइंट में, This inscription is of a special kind known as a prashasti, a Sanskrit word meaning in praise of. Clear? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5, while prashastis were composed for some of the rulers we read about in chapter number 9, such as Gautamiputra Shri Satkarni, they became far more important from the time of the Guptas. ओके, यानी चैप्टर नंबर 9 में हम लोग जिन रूलर के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके बारे में, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जिनके बारे में प्रशस्ति लिखी गई है, उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ये जो चीज है ना प्रशस्ति, ये गुप्ता के टाइम से और भी ज्यादा फेमस होना शुरू हो गया। दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट, और इसकी अहमियत बढ़ती चली गई गुप्ता के पीरियड से। ठीक है, चलिए यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, समुद्रगुप्ता प्रशस्ति। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं, इंडिया का मैप। तो इसमें आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा पहले। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे देखिए, कहाँ गया?
ये देखें, ये जो मैं यहाँ पर सर्कल इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में जो कवर कर रहा हूँ, तो ये कुछ इलाका जो है इसके इनसाइड में, ठीक है, ऊपर में यहाँ कन्नौज है, इधर फिर मथुरा है, फिर यहाँ पर प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, नालंदा है। तो अगर आप गौर से देखिएगा ना तो ये ग्रीन कलर शेडेड है, ठीक है। इसके ऊपर में ये पर्पल शेडेड है इधर से, और फिर इस तरफ में यहाँ पर भी ये पर्पल शेडेड है, और इसके लेफ्ट में और देखेंगे यानी नॉर्थ वेस्ट के तरफ में तो ये सब इलाका जो है ये स्काई ब्लू कलर में है। नीचे में भी आप देखें श्रीलंका जो भी है ये भी स्काई ब्लू कलर में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड डॉट जो कि ईस्ट कोस्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में यहाँ पे अमरावती जो कि ब्लैक डॉट है, उसके नीचे आप देखें ये पूरा जो है ये रेड डॉट है। तो ये जो 4 चीजें मैंने बताई कि 3 कलर और ये चौथा ये रेड डॉट के बारे में। 5वां इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक डॉट है, इसको भी आप जहन में रखें, इसलिए रखें क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अगर इस चीज को आप अगर जहन में रखिएगा तो ज्यादा फायदा होगा आपको और चीजों को आप अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं समुद्रगुप्ता प्रशस्ति। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है कि चलो ठीक है देखते हैं समुद्रगुप्ता के प्रशस्ति के बारे में, देखते हैं, जानते हैं। द पोएट प्रेज्ड द किंग, यानी जो कवि था वो राजा की तारीफ बहुत ही ग्लोइंग टर्म्स में करता था, बहुत ही अच्छे अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से करता था, एक योद्धा के तौर पे और एक ऐसे राजा के तौर पे जो जंग में विजय हासिल करते हैं, फतेहयाब होते हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ही लर्नेड मैन होते हैं, यानी पढ़े लिखे समझदार इंसान होते हैं और कवि भी होते हैं। हु इज लर्नेड एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स, ठीक है, अच्छे कवियों में से जो होते हैं। कभी कभी जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी इनको गॉड के इक्वल भी डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, गॉड के इक्वल, भगवान के इक्वल। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज, और जो प्रशस्ति होती थी वो कंपोज की जाती थी लॉन्ग सेंटेंसेज में, ठीक है, यानी बड़े बड़े जुमले में। तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हियर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्रगुप्ता के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रशस्ति का क्या मतलब होता है। प्रशस्ति का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर राजा के बारे में ऐसी कविता लिखी गई है या बताया गया है जिसमें उसकी प्रशंसा की गई है, उसकी तारीफ में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उससे मिलकर के वो एक प्रशस्ति वहां पर बनता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रशस्ति का हिस्सा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इसमें समुद्रगुप्ता द वॉरियर ये बताया गया है। तो यानी एक समुद्रगुप्त जो कि एक राजा था और वो बहुत अच्छा योद्धा था, इसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत ही मतलब उसकी बॉडी बहुत ही चार्मिंग थी, ठीक है। और वो क्यों थी, तो इसके ऊपर ये चीज लिखा गया है कि जैसे जंग में कई तरह के हथियार यूज होते हैं, आज के वक्त तो बहुत सारी डिफरेंट से वेपन आ गए हैं, गन है, बुलेट है, ठीक है, मिसाइल है और भी दूसरी चीजें हैं। उस वक्त तो ये सब चीजें नहीं थी ना, तो उस वक्त जो चीजें यूज होती थी उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि लगभग मैक्सिमम जितने वेपन्स यूज होते थे उस वक्त सभी के जरिए घाव के निशान, जख्म के निशान उनके बॉडी पर हैं, ठीक है, जिनकी वजह से उनकी बॉडी और भी चार्मिंग लग रही है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows, and many other weapons. Okay, तो इस तरह से तारीफ में ये चीज लिखी गई है समुद्रगुप्ता के बारे में। चलें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर बात हो रही है ग्रीन शेडेड रीजन के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले बताया भी है, ठीक है। जो ग्रीन शेडेड रीजन है ना, ये वाला जो इलाका है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा भी बाकी कलर और डॉट्स का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है, you will also find a series of red dots along the sea coast and you will find areas marked in purple and blue as well. यानी जो चीजें आपको मैंने बताई वो चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं कि आप ग्रीन शेडेड रीजन, पर्पल शेडेड रीजन और ब्लू शेडेड रीजन देख सकते हैं और रेड डॉट भी देख सकते हैं। तो ये जो मैप है, ये जो है मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। एक प्रशस्ति में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके मुताबिक ये तैयार किया गया मैप है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग हरिसेन के बारे में पढ़े थे, ठीक है, ये देखें पॉइंट नंबर 3। इट वॉज कंपोज्ड एज अ काव्य बाई हरिसेन who was a poet and a minister at the court of समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक कवि और मिनिस्टर के तौर पे हरिसेन जो थे, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक चीज और पढ़ेंगे यहाँ पे। हरिसेन पॉइंट नंबर 9 आप ध्यान दीजिएगा। हरिसेन डिस्क्राइब्स 4 different kinds of rulers
एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ता's पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। यानी हरिशेन ने चार अलग अलग मुख्तलिफ राजाओं के बारे में बताया और ये भी बताया कि समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज क्या थी उनके मुतालिक, ठीक है, उनसे रिलेटेड उनकी क्या पॉलिसीज थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्यावर्त के बारे में। द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। ओके, तो जो एरिया शेडेड है ग्रीन कलर से, तो वो आर्यावर्त का इलाका है, ठीक है। द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। हेयर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड। यहाँ पर लगभग 9 अलग अलग मुख्तलिफ हुक्मरान थे जिनको उखाड़ के फेंक दिया गया समुद्रगुप्त के जरिया, ठीक है। एंड उनके किंगडम को अपने हिस्से में मिला लिया था समुद्रगुप्ता ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर जो है सेकेंड रूलर के बारे में। द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, ये आप रेड डॉट जो देख रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें हैं। हियर देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप, ठीक है। यहाँ पर 12 रूलर थे और उनके जो कैपिटल्स हैं उनके जगह को रेड डॉट से दिखाने की कोशिश की गई है इस मैप में, ओके। उन्होंने क्या किया था, वहां के लोगों ने, वहां के रूलर्स ने, दक्षिणापथ के रूलर्स ने, कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि भाई ठीक है हम हार मान गए अब समुद्रगुप्त तुमसे, ठीक है, तुम जीत गए, हम हार मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या किया था समुद्रगुप्त ने कि उन्होंने समुद्रगुप्ता ने उन लोगों को, दक्षिणापथ के रूलर्स को अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, तुम यू कैन रूल अगेन, तुम दोबारा हुकूमत कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। The inner circle of neighboring states including Assam, coastal Bengal, Nepal and a number of Gand Sanghas in the northwest marked in purple on the map। यानी जो इनर सर्कल था नेबरिंग स्टेट्स का, जिसमें आसाम है, कोस्टल बंगाल है, नेपाल है और दूसरा कई तादाद में जो गना संघास हैं नॉर्थ वेस्ट में भी, तो इनको पर्पल के कलर से डिनोट किया गया है। जो कि पर्पल शेडेड रीजन है ना इस मैप में, उसको डिनोट किया गया है ये सब। फिर आगे बताया जा रहा है कि वो लोग क्या करते थे, वो ट्रिब्यूट लेकर के आते थे और राजा के, मतलब समुद्रगुप्ता के जो ऑर्डर्स होते थे, जो भी उनका फरमान होता था, वो ये लोग मानते थे कि हाँ ठीक है राजा ने ये ऑर्डर दिया है, तो ये लोग मानते थे और उनके दरबार को भी ये लोग अटेंड करते थे। चलिए थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानाज एंड द शाकाज एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका who submitted to him and offered daughters in marriage। तो ये जो इलाका हम लोग देख रहे हैं मैप में, ठीक है, जो ब्लू शेडेड एरिया है इस तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ और नीचे में साउथ में इस तरफ में जो श्रीलंका है, तो ये जो इलाका है इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है सॉरी, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये, मतलब ऐसा उम्मीद लगाया जाता है कि शायद ये जो डिसेंडेंट्स थे कुशानाज और शाकाज के और श्रीलंका का जो भी इलाका है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सबमिट कर दिया था खुद को राजा को, ठीक है, समुद्रगुप्ता को, और ये ऑफर करते थे अपनी बेटियों को शादी के लिए, एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। चलिए मूव ऑन करते हैं। फिर यहाँ पर देखें एक फिगर है कॉइन्स ड्यूरिंग समुद्रगुप्ता। तो 2 कॉइन्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, एक टॉप में दिखाई दे रहा है, एक बॉटम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। द किंग हु प्लेड द वीणा, समुद्रगुप्ता को वीणा प्ले करते हुए दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन ऑन कॉइन्स such as this one where he is shown playing the वीणा, ठीक है। तो जो क्वालिटीज थी ना समुद्रगुप्ता की, उसको एक सिक्के में मतलब इस तरह से बनाया जाता था कि वो उसकी क्वालिटी को शो करता हुआ दिखे, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है उनको वीणा को प्ले करते हुए। चलिए ओके, यहाँ पर विक्रम संवत के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर विक्रम संवत के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें ये चीज बताया जा रहा है कि जो एरा था ये वाला, ये शुरू हुआ था 58 BCE। एक तरह से ये कह सकते हैं कि इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग, और ये एक परंपरागत तौर से अगर देखा जाए, ट्रेडिशनली देखा जाए, तो ये किससे एसोसिएटेड है, किससे ताल्लुक रखता है, ये गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता II से। तो चंद्रगुप्त II ने क्या किया था, हु हैड फाउंडेड इट एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री, उन्होंने एक विक्ट्री के साइन के तौर पे इसका मतलब फाउंड किया था इसको, ओवर द शाकाज एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है। शाकाज पे विजय प्राप्त करने के तौर पे इसको उन्होंने फाउंड किया था और एक टाइटल एज्यूम किया था विक्रमादित्य का, ठीक है, द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। चलिए आगे देखते हैं। जेनियोलॉजीज यानी मतलब वंशवालियां ये आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर, यानी कुछ प्रशस्ती ऐसे भी थे
जिसमें वो जो है उनके मतलब जैसे ब्लड रिलेशन आप पढ़ते हैं ना, रीजनिंग में एक चैप्टर है ब्लड रिलेशन, तो उस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके वो रिलेशन को बताते थे, यानी उसके पापा कौन थे, फिर उनके पापा के पापा यानी उनके दादा कौन थे, है ना, इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सेकेंड पॉइंट है, दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन थी कि समुद्रगुप्ता के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो कौन थे, ठीक है, फिर उनके ग्रैंडफादर कौन थे, उनके फादर और उनकी मदर। तो यहाँ पर मदर के बारे में बताया जा रहा है कि हिज मदर कुमार देवी बिलोंग्ड टू द लिच्छवी गण, व्हाइल हिज फादर चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराज अधिराज, ए टाइटल दैट समुद्रगुप्ता आल्सो यूज्ड। तो थर्ड पॉइंट में है कि उनकी जो मम्मी थी, ठीक है, उनका नाम था कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गण का एक जो गण था उससे बिलोंग करती थी, जबकि उनके पापा चंद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे, मतलब वो फाउंडर ही थे, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के। और वो टाइटल उनका क्या था, महाराज अधिराज का उनका टाइटल था, जिस टाइटल को समुद्रगुप्त ने भी इस्तेमाल किया था। फोर्थ पॉइंट है कि उसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे और ग्रैंडफादर थे उनको सिंपली मेंशन किया गया है महाराजाज के तौर पे, ठीक है। तो महाराजा के तौर पे ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, और उसके बाद जो उसके फादर थे यानी चंद्रगुप्त जो थे वो महाराज अधिराज। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले उनकी अहमियत थोड़ी कम होती थी, फिर उनकी पावर बढ़ने लगी। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। जाहिर सी बात है, पहले सिर्फ राजा, फिर महाराजा अधिराज, इसका मतलब उनका जो है इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर 6 पॉइंट देखते हैं। समुद्रगुप्ता in turn figures in the genealogy's list of ancestors of later rulers of the dynasty such as his son Chandragupta II. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्ता के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो उनके बाद के शासकों से भी उनके बारे में पता चलता है। जैसे उनका जो एक बेटा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त II, उनकी वंशावली से भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, ठीक है। 7th पॉइंट है, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, यानी हम लोग इंस्क्रिप्शंस के जरिए और कॉइन्स के जरिए भी उनको जानते हैं। इसका जो 8th नंबर पॉइंट है, he led an expedition कहते हैं सैन्य अभियान को, ठीक है, यानी सैनिक अभियान को। he led an expedition to western India where he overcame the last of the Shakas, ठीक है। उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में यानी पश्चिम वाला जो इंडिया है, पश्चिमी इंडिया में, वहां पर सैन्य अभियान चलाया और वहां पर जो आखिरी हुक्मरान थे शाकाज के, उसको ओवरकम किया, यानी उस पर विजय हासिल की, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, अकॉर्डिंग टू लैटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नेड पीपल इंक्लूडिंग कालिदास द पोएट एंड आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर अबाउट whom you will read more in chapter number 11। तो एक बात की जो धारणा थी, बाद में जो बिलीफ ये आया, तो उसमें ये पता चलता है कि उनका जो कोर्ट था, जो दरबार था, वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोगों से भरा हुआ था। जैसे मिसाल के तौर पे कालिदास जो कि कवि थे, आर्यभट्ट जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जो है इन लोगों के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 11 में और ज्यादा पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर जो है न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, हर्षवर्धना और हर्षचरिता से रिलेटेड। चलिए, फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, while we can learn about the Gupta ruler from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies। यानी जबकि हम लोग गुप्ता रूलर के बारे में उनके इंस्क्रिप्शंस और उनके कॉइन से जान सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो है कुछ राजा ऐसे भी थे जिनके बारे में हम लोग बायोग्राफी से जानते हैं, ठीक है। बायोग्राफी कहते हैं जैसे कोई एक बहुत फेमस पर्सन है, ठीक है, जैसे अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी से रिलेटेड, उनके स्ट्रगल से लेकर के उनके अचीवमेंट्स तक के सफर को अगर कोई लिखता है, उनकी पूरी जीवनी जो लिखता है बायोग्राफी, उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान खुद अपने बारे में मेंशन करे कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने ये स्ट्रगल किया, मुझे यहाँ पर फेलियर मिला, मतलब, लेकिन वो सच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो खुद के बारे में लिख रहा तो बढ़ा चढ़ा के झूठ लिख दे, तो वो गलत बात होगी ना। अगर वो सही तरीके से और अपनी जीवनी खुद लिख रहा है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, लेकिन अगर कोई और इंसान लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो वही चीज यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि हम लोग गुप्ता रूलर के बारे में ना इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से जान सकते हैं, और हम लोग कुछ राजा ऐसे भी थे जिनके बारे में बायोग्राफी से जान सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, हर्षवर्धना हु रूल्ड नियरली 1400 years ago was one such ruler। तो उसी तरह के एक रूलर थे हर्षवर्धन, जिनका जो है जो रूल किए थे लगभग 1400 साल पहले।
हिज कोर्ट पोएट, उनके दरबार में एक कवि था जिनका नाम था बाण भट्ट, रोट हिज बायोग्राफी द हर्षचरिता इन संस्कृत। तो बाण भट्ट ने एक बायोग्राफी लिखी थी हर्षवर्धना की जिनका नाम रखा था हर्षचरिता। तो जैसा कि यहाँ पे टॉपिक है हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता, तो अब आपको समझ में आया कि दोनों में मतलब हर्ष हर्ष क्यों लगा हुआ है। ठीक है, हर्षवर्धना ये रूलर का नाम है और हर्षचरिता उनकी बायोग्राफी का नाम है जिसको लिखा था बाण भट्ट ने। वो कौन थे? वो हर्षवर्धना के दरबार में एक कवि थे। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। चलिए अभी हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4। This gives us the genealogy of Harsha and ends with his becoming king। तो इससे हमें जो है हर्षा के जेनियोलॉजी यानी उसकी वंशावली के बारे में पता चलती है और वो खत्म होती है उसके राजा बनने के बाद। ठीक है, ओके। 5th पॉइंट है जुआनजैंग अबाउट, अच्छा इसको जुआनजैंग किसी हिंदी में भी इसको शुआनजैंग कहते हैं। चलें, तो शुआनजैंग about whom you read in chapter number 9 also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw। तो चैप्टर नंबर 9 में हम लोगों ने 3 चाइनीज पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जुआनजैंग, फाजियान और एक आइक्विंग। तो आपको अगर याद होगा तो जुआनजैंग के बारे में भी पढ़ा है अच्छे से। तो ये जो थे ना जुआनजैंग, जो कि एक पिलग्रिम थे जो यहाँ पर आए थे, चाइना से इंडिया आए थे, तो इन्होंने काफी वक्त गुजारा था हर्षा के कोर्ट में, मतलब हर्षवर्धना के दरबार में, और उन्होंने डिटेल्ड अकाउंट भी लिखा था जो भी चीजें उन्होंने देखा था वहां पे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। यानी हर्षा जो थे वो अपने पापा के सबसे बड़े बेटे तो नहीं थे, लेकिन थानेश्वर के वो राजा तब बने जब उसके पापा और उनके जो बड़े भाई थे उनका इंतकाल हो गया, उनका डेथ हो गया था। ठीक है, 7th पॉइंट है उनका जो ब्रदर इन लॉ था, कहते हैं कि सिस्टर से जिसकी शादी होती है तो उसको ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो रूलर थे कन्नौज के, लेकिन उनको मार दिया गया था रूलर ऑफ बंगाल के जरिया। ठीक है, तो हर्षा के फिर आगे बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 8 में, हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। तो हर्षा ने क्या किया कि कन्नौज को अपने कब्जे में उसने वापस से कर लिया और एक आर्मी लेकर के गए हमला करने के लिए बंगाल में। चलो 9th पॉइंट है, ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कॉन्कर्ड बोथ मगध एंड बंगाल, ही वाज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर। यानी जबकि वो जो है ईस्ट में और मगध और दूसरे बंगाल में बहुत ही सक्सेसफुल थे, कामयाब रहे, लेकिन इसके अलावा दूसरे जगहों पे वो कामयाब नहीं रहे। 10th पॉइंट है, ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डेक्कन बट वाज स्टॉप्ड बाय अ रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी पुलाकेशिन II। उन्होंने रिवर जो थी, रिवर नर्मदा, उसको क्रॉस करने की कोशिश की और डेक्कन की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन उनको पुलाकेशिन II के जरिए स्टॉप कर दिया गया वहां पे, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ डायनेस्टी और उससे रिलेटेड जो हुक्मरान रहे हैं, रूलर्स रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल NCERT के अकॉर्डिंग आप चीजों को समझने की और जहन में बातों को बिठाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें, एकदम ईमानदारी से। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।